हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली वीडियो तक हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एसिडिफाइड वाटर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस की स्टेटमेंट है वो है वी हैव टू परफॉर्म द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट solution using platinum electrodes अच्छा, तो भाई अब हमें क्या करनी है? वी हैव टू परफॉर्म द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट्स सोल्यूशन फॉर्म, not in the molten state but in the solution form. That is, there is a copper sulfate which is dissolved in water using platinum electrodes. लो जी, इसमें उन्होंने क्या चीज बता दी हमें कि हमें किस तरह की इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करनी। हम करेंगे बात अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स किस तरीके की इलेक्ट्रोड्स होती हैं? दीज आर द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ये किसी भी प्रोसेस में, ना कैथोड में ना एनोड में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगी। ऑलराइट, हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा भाई? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज करेंगे भाई? कॉपर सल्फेट इन इट्स सॉल्यूशन फॉर्म। आइए, तो पहले हम बना रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लीजिए, ये हमारे पास आ गया भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होगी। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसके अंदर डिसॉल्व किया हुआ है हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर। कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव इट्स अ सॉल्यूशन फॉर्म। सो दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्या है भाई? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें इलेक्ट्रोड्स किस तरीके की डालनी है हमें? प्लैटिनम की। कौन सी इलेक्ट्रोड्स डाली भाई हमने इसके अंदर? हमने इसके अंदर इंसर्ट की प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं दीज आर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। कौन सी भाई? प्लैटिनम की। इसका मतलब ये कौन सी इलेक्ट्रोड्स हुई? इनर्ट। चलिए जी, तो एक को हमने बना दिया एनोड और दूसरे को हम क्या बना रहे हैं अभी? कैथोड। दूसरे को हमने बना दिया भाई कैथोड। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव विल बी मार्क्ड एज एनोड, नेगेटिव विल बी मार्क्ड एज कैथोड। चलिए, मतलब ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव टर्मिनल। जब भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है हमें दो रिएक्शंस दिखानी है, एक एनोड पे एक कैथोड पे। आप थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि आपको ऑलमोस्ट चीजें समझ आने लग गई हैं। आई एम होपिंग दैट। अच्छा, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है अपनी सोल्यूशन फॉर्म में, तो इसमें क्या क्या आयंस मौजूद हैं? इसमें मौजूद है Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। क्योंकि ये सोल्यूशन फॉर्म में है यानी डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो उसके अंदर क्या होंगे? H पॉजिटिव भी और OH नेगेटिव भी। क्या होंगे भाई? H पॉजिटिव भी, OH नेगेटिव भी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास कैटायंस कौन कौन से आ गए भाई? ये आ गए हमारे पास कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज अनायंस हमारे पास ये दो आ गए अनायंस। चलिए, अब बात करें कि कौन कौन सी चीजें डिस्चार्ज होंगी। इसमें से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, इनमें से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा। सबसे पहले आइए बात करते हैं एट कैथोड। भाई कैथोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। तो इस पे कौन जाएंगे? कैटायन। सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैटायन, कैटायंस जा रहे। मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं अब हमारे पास? Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। ये सभी डिफरेंट तरह के आयंस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हैं। एक तरफ एनोड, एक तरफ कैथोड। हम बात कर रहे हैं अभी कैथोड। कैथोड नेगेटिव, तो Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों मूव करने लगे कहां पर? कैथोड पर। दोनों कहां पर जाने लगे? दोनों मूव करने लगे कैथोड पर। लेकिन इन दोनों में डिस्चार्ज कौन करेगा? इन दोनों में से डिस्चार्ज कौन करेगा? उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं कि सबसे पहले तो देखिए इनकी पोजीशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इनकी पोजीशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? अच्छा, पोजीशन में अगर आपको याद हो तो कॉपर है जो वो हाइड्रोजन के नीचे है। सीरीज में जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है।
अगर मैं लिखवाऊं आपको तो ये थी हमारी सीरीज, जिंक, आयरन, लेड, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर। ऑलराइट, तो इस तरीके से थी हमारी सीरीज और हमने कहा था जो मेटल या जो एलिमेंट इस सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो जल्दी जल्दी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज करेगा, वो जल्दी जल्दी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज करेगा। तो भाई इन दोनों में से कौन कर रहा, इन दोनों में से करेगा कौन, कॉपर। अच्छा जी, इन दोनों में से कौन करेगा भाई, कॉपर। यानी कि Cu2 पॉजिटिव और H में से नीचे कौन मौजूद था, कॉपर। तो कॉपर कहां पर जाके रिलीज होगा या कहां पर जाके डिस्चार्ज होगा, कैथोड पर। अच्छा, अब कैथोड पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, इसलिए तो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों यहां मूव किए, लेकिन डिस्चार्ज कौन करेगा भाई, Cu2 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब इसका चार्ज कंप्लीटली खत्म करने के लिए। 2 पॉजिटिव है तो क्या इसके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इट विल बिकम न्यूट्रल। तो इसको डिस्चार्ज करना है हमें, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव कॉपर। तो ये हमारे पास कॉपर बन गया अपने मेटालिक आयन, सॉरी अपने मेटल फॉर्म। ऑलराइट, कॉपर आयन से क्या बन गया भाई, ये कॉपर मेटल। कॉपर आयन से क्या बन गया, ये कॉपर मेटल। अच्छा, अब देखो बहुत ध्यान से चीज सुनना, Cu2 पॉजिटिव के आयंस यहां पर मौजूद हैं एंड द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ब्लू। कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ब्लू क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है भाई, इट इज ब्लू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जब आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी तो आपको कलर चेंज बताना पड़ेगा। भाई कलर क्या है कॉपर सल्फेट का, ब्लू। इस सॉल्यूशन का जो हमने रेड दिखाया है दैट इज बेसिकली ब्लू, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयंस। कॉपर आयंस की मौजूदगी में ही ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये कौन सा कलर देता है, ब्लू। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉपर के आयंस अपने मेटल में बनने शुरू हो गए। कॉपर के आयन सॉल्यूशन में से निकल के किधर को मूव किए, कैथोड की तरफ, और इस कैथोड की इलेक्ट्रोड के पास कॉपर की मेटल डिपॉजिट होनी शुरू हो गई अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। यानी कि थोड़ी देर बाद हम देखेंगे यहां पर इस इलेक्ट्रोड्स की साइड पर, इस इलेक्ट्रोड की साइड पर हमें कॉपर की लेयर बननी दिखनी शुरू हो जाएगी कि यहां पर एक मोटी सी लेयर बन रही है, किसकी भाई, कॉपर की, क्योंकि कॉपर यहां पर जाके डिस्चार्ज हो रहा है और अपनी मेटल फॉर्म में आ रहा। ये चीज कॉपर अपनी मेटालिक फॉर्म में किस कलर का दिखता है भाई, कॉपर दिखता है अपने पिंक और रेडिश ब्राउन कलर, पिंक और रेडिश ब्राउन कलर की आपको इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डेपोजिशन दिख जाएगी। ऑलराइट, आपको डेपोजिशन है जो वो दिख जाएगी, किसकी, पिंक और रेडिश ब्राउन कलर की मेटल एक डिपॉजिट हो रही है, कहां पर, कैथोड पर, वो हमने यहां देख लिया। अच्छा, अब कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में से निकल के इलेक्ट्रोड पर चिपक रहे आयंस जो हैं वो यहां सॉल्यूशन से निकल के इलेक्ट्रोड पर जाके चिपक रहे, यानी यहां पर सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी हो रही। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, यानी ना कोई पॉजिटिव आयन कहीं जा रहा ना नेगेटिव आयन, मतलब कि सारे के सारे कॉपर के आयंस यहां पर जाके डिस्चार्ज होके क्या बन गए, मेटालिक कॉपर। सारे के सारे कॉपर के आयन सॉल्यूशन में से निकल के यहां पर डिपॉजिट हो गए। अच्छा, अब अगर सॉल्यूशन में से सारे के सारे कॉपर आयन निकल गए तो क्या वो सॉल्यूशन अभी भी ब्लू रहेगा? विल दैट सॉल्यूशन स्टिल बी कलर्ड? ब्लू रहेगा नहीं, क्योंकि इसका ब्लू कलर किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयंस। भाई अगर कॉपर आयंस ही नहीं होंगे तो इसका ब्लू कलर भी नहीं रहेगा। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी तब आपको ये दिखेगा, इसकी वजह से, क्योंकि कॉपर के आयंस किसमें कन्वर्ट हो गए भाई, कॉपर मेटल में। एक ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कि आपको पिंक और रेडिश ब्राउन कलर की डेपोजिशन दिखेगी, एक इलेक्ट्रोड पर, कौन सी, कैथोड पर। दूसरा आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखनी पड़ेगी कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स।
भाई ये ब्लू कलर अब नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे कॉपर के आयन कहां चले गए भाई? कैथोड की तरफ। सारे के सारे आयंस चले गए भाई कैथोड की तरफ। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गई रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर ये हो रहा। अच्छा, चलिए अब हम अगला देखते भाई। अब हम कौन सी है हमारी अगली इलेक्ट्रोड विच इज एट एनोड। एनोड का मतलब इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो भाई कौन कौन से हैं हमारे पास अनायंस? SO4 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। भाई ये तो सीरीज में बहुत ऊपर पड़ा और ये सबसे नीचे पड़ा था। सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर हाइड्रोक्सिल पड़ा, यानी ये सबसे नीचे था सीरीज में। तो इन दोनों में से कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा? OH। इन दोनों में से कौन जल्दी जाके डिस्चार्ज होगा? OH। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। OH नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये OH नेगेटिव अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन जाएगा? OH। OH नेगेटिव अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन जाएगा? OH। और इसके बाद अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो हमने एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में अच्छी तरह से समझा था। तो ये OH 3 और OH की वेट करेगा ताकि एक स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट डिस्चार्ज हो सके। तो इस OH ने 3 और OH की वेट की, तो टोटल OH कितने हो गए? 4 OH नेगेटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? 4 टू गिव 4 OH। ऑलराइट, यानी कि रिएक्शन में क्या हो रहा? एक तो ये और 3 और, तो टोटली कितने OH ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? 4 OH ने 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए ताकि 4 OH डिस्चार्ज्ड पार्टिकल बन जाए। और इससे हमें क्या स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट मिलते हैं भाई? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखना, इसीलिए हम एक OH की नहीं 4 OH की बात करते हैं, ताकि हमारे पास एक स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बन जाए कि 2 हमें वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाए, एक हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाए। अच्छा, ये सारी बातें हो रही इस इलेक्ट्रोड पर, एनोड यहां पर हो रही। वाटर तो भाई यहां पर जाके सोल्यूशन में फिर से घुल जाएगा। O2 विच इज ऑक्सीजन, वो हमें किस फॉर्म में दिखेगी इसके पास? इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो ये हमारे पास इस इलेक्ट्रोड में क्या दिखेंगे? बबल्स। इस इलेक्ट्रोड के पास बबल्स दिखेंगे। ये किसके होंगे भाई? दिस विल बी ऑफ द ऑक्सीजन गैस। ये किसके होंगे? ऑक्सीजन गैस। और ये पिंक और रेडिश ब्राउन का क्या है भाई? ये कॉपर है। ऑलराइट, यानी कि एनोड पे क्या हो रहा? एनोड पर क्या हो रहा? एट एनोड हमारे पास ऑक्सीजन जो हमें दिख रही, जो ऑब्जर्व करेंगे कि कोई एक गैस बनी है जिसकी वजह से बबल्स बने। गैस आपको रिएक्शन से पता चल गई कौन सी है? ऑक्सीजन। इधर मेटल डिपॉजिट हो रही, कौन सा है भाई? पिंक और रेडिश ब्राउन। ये कौन सा है? कॉपर। इसको जस्टिफाई कौन कर रहा? हमारी ये चीज, ठीक है, मेटल भी बन रही। और जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल फेड। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल फेड। क्यों? ब्लू कलर किसकी वजह से था? कॉपर के आयंस की वजह से। वो सारे कॉपर के आयन किसमें कन्वर्ट हो गए? मेटालिक कॉपर में। कहां दिख रहे? कैथोड के ऊपर। इसलिए क्योंकि इसमें से सारे के सारे कॉपर के आयंस चले गए, कहीं डिपॉजिट हो गए। यहां पर कॉपर के आयंस रहे नहीं, यहां पर कॉपर के आयंस रहे नहीं, यानी कि इसके बाद क्या होगा? इसका कलर ब्लू से क्या हो जाएगा? कलरलेस। ऑलराइट, और हम सिंपली कह सकते हैं कि ब्लू कलर इट विल फेड। ऑलराइट, ब्लू कलर, देखो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जो 100% डिसोसिएशन दे। तो आप ये भी कह सकते हैं जितना ब्राइट ब्लू कलर था हो सकता है डल ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए हमने कलरलेस ना लिख के फेड किया है, क्योंकि कलर ब्राइट ब्लू ना हो, उसका थोड़ा सा ग्रेइश या बहुत ही कम ब्लू टिंच में हो, बट ये नहीं कि प्रॉपर ब्लू कलर आपको शाइनी वाला दिखेगा, वो नहीं होगा। कॉपर के आयन पूरे के पूरे भी डिसोसिएट नहीं करेंगे, कुछ कुछ आयंस मौजूद होंगे, इसलिए हम कलरलेस ना लिख के इसको क्या लिखते हैं? ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन सिंपली फेड्स। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, बस वो सिर्फ एक देखने वाली बात है जो हमने एसिडिफाइड वाटर में भी देखी थी। OH नेगेटिव यहां पर चला गया, कहां पर भाई? एनोड पर, जिसकी वजह से क्या चीज रिलीज हो गई? ऑक्सीजन।
मैंने तब भी आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है किसी भी रिएक्शन में। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या था भाई, वाटर था, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का क्या है सोल्यूशन, तो जितने H पॉजिटिव उतने ही क्या थे OH नेगेटिव। अब भाई H पॉजिटिव तो सोल्यूशन में अभी भी मौजूद है, वो तो कहीं पर डिस्चार्ज नहीं हो रहे, OH नेगेटिव जाकर के डिस्चार्ज हो गए, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो हमें ये कॉन्सेंट्रेशन अभी भी मेंटेन्ड रखनी है। तो क्या होगा, वही चीज, ये जो नए वाटर के मॉलिक्यूल्स बने हैं ये डिसोसिएट करके क्या दे देंगे फिर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ताकि इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, वो चीज जो है वो वायलेट ना हो, वो मेंटेन रहे। इसलिए ये वाला जो पानी बना है एनोड पे, ये फिर से डिसोसिएट कर जाएगा, किस चीज को पूरा करने के लिए, OH नेगेटिव की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये यहां पर जाकर क्या हो रहे डिस्चार्ज, तो आयनिक इक्विलिब्रियम वायलेट हो रहा, ये फिर से डिसोसिएट हो जाएंगे बिटवीन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ऑलराइट, तो भाई ये था हमारे पास प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट्स सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन वी आर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। भाई प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड यूज की हैं जो इनर्ट हैं। अब नेक्स्ट जो अब हम करने जा रहे हैं दैट विल बी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैटिनम की जगह पर हम कौन सी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे अब, कॉपर। इंस्टेड ऑफ प्लैटिनम वी विल बी यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड। ऑलराइट, सो लेट मी रेज सम पोर्शन ऑफ द बोर्ड एंड देन विल डिस्कस दिस सेकंड टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। Alright students, so now we are going to start with the electrolysis of the copper sulfate solution using the reactive electrodes or copper electrodes. अब हम जो start कर रहे हैं ये भी important है और इसको समझना भी। So we are going to start with electrolysis of copper sulfate in its solution form only. Copper sulfate solution using copper electrodes. अब भाई जो copper की electrodes हैं ये क्या होंगी, These electrodes will be reactive. अब ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो भाई हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया भाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसी की तो इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, सो दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने इंसर्ट की इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर हमने इंसर्ट की इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स भी क्या हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स दीज आर आल्सो रिएक्टिव। कौन कौन सी हैं भाई, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड्स। हमने इसको कनेक्शन दे दिया एक्सटर्नल सर्किट के साथ। अच्छा जी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव है तो एनोड, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये है नेगेटिव, सो दिस इज कैथोड, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है भाई एक्सेस, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है एक्सेस में है, ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज एन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जी, फिर से वही बात, कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर कौन कौन से आयंस होंगे भाई, इट विल बी हैविंग Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब सॉल्यूशन है तो H पॉजिटिव भी होगा और OH नेगेटिव भी होंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास दो क्या आ गए कैटायन, और ये हमारे पास दो वो उधर क्या हो गए हमारे पास अनायंस। अच्छा, अब फिर से हमें इनका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज देखना है भाई, इन दोनों में से कौन जाएगा, इन दोनों में से कौन जाएगा। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट कि कैथोड पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट कैथोड। भाई कैथोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाएंगे। अगेन इस सोल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, SO4 2 नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव वाले सारे कैथोड की तरफ मूव किए, कॉपर भी और हाइड्रोजन भी, कौन जाएगा, कॉपर डिस्चार्ज होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, सो क्या होगा यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में, यानी कि कैथोड पर क्या होगा, अगेन डेपोजिशन ऑफ कॉपर। इसके आसपास, कैथोड के आसपास हमें क्या दिखेगा भाई, कैथोड के आसपास हमें दिखेगा पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर, रेडिश ब्राउन कॉपर।
अच्छा, अब ध्यान से सुनना बात, अब ध्यान से बात को सुनिएगा। अब अगर हमें बात करनी है एनोड की, अगर हमने बात करनी है एनोड की, पिछली बारी एनोड क्या था भाई, प्लैटिनम का, जो रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। इसमें एनोड कौन सा है भाई, कॉपर का इलेक्ट्रोड। अभी मैंने आपको बात की पिछले भी केस में, एसिडिफाइड वाटर के केस में भी, कि हमें आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को, आयनिक इक्विलिब्रियम को वायलेट अगर हम बचा सकते हैं तो बचाएंगे। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम को किसी तरीके से हम बचा सकते हैं तो हम बचाएंगे। भाई पिछले केस में यहां पर प्लैटिनम थी जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब कैथोड पर जब भी एक कॉपर का आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर का मेटल बना, एक आयन जब इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर का आयन बना, तभी बैलेंस जो है बिगड़ गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। होना क्या चाहिए, जितने कॉपर के आयन उतने सल्फेट के आयन, लेकिन कॉपर एक यूटिलाइज हो गया इस प्रोसेस में, तो सल्फेट आयन एक्सेस में हो गए। अब इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्टिव है, और है किसकी, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड की, तो ये अब आयनिक इक्विलिब्रियम को बनाने में हेल्प करेंगे। अब भाई ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, इसमें से आयंस निकल के सॉल्यूशन में आने शुरू हो जाएंगे। कौन से भाई, Cu2 पॉजिटिव। इसमें से 2 पॉजिटिव आयंस यानी कॉपर के आयंस इस इलेक्ट्रोड से निकल के सॉल्यूशन में आ जाएंगे। क्यों, ताकि क्या बन पाए, ताकि बन पाए फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम। भाई इस चीज को ध्यान से समझो, इसमें इलेक्ट्रोड ने पार्टिसिपेट क्यों किया, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के पास वो क्षमता है, वो पावर है कि वो आयनिक इक्विलिब्रियम बना सके। भाई कॉपर के आयन गए, इसके पास कॉपर पूरे का पूरा पड़ा है, तो इसमें से आयंस बाहर आ गए, ताकि ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम है बिटवीन कॉपर और सल्फेट हो, वो कायम रहे, वो बना रहे। तो इसके पास टेंडेंसी थी, प्लैटिनम वाले के पास नहीं थी, तो वो नहीं रिएक्ट की। इसके पास है, तो इसमें से कॉपर के आयंस निकल जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर एनोड में ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये किस फॉर्म में है भाई, ये इस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मेटल। ये किस फॉर्म में है भाई, ये मेटल की फॉर्म में है। यानी कि अगर हम एनोड की रिएक्शन देखें, अगर हम एनोड की रिएक्शन देखें, तो इसमें ना सल्फेट ना OH नेगेटिव कोई भी एनोड की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एनोड खुद भी रिएक्ट करेगी। जब भी ये आयन रिलीज होगा, इसने फटाफट से अपने में से एक आयन निकाल के किसको दे देना है, सॉल्यूशन को अगेन। अब देखिए एनोड पर क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग एट एनोड व्हिच इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। भाई कॉपर है, कॉपर की मेटल है, कॉपर की क्या है भाई, मेटल। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, कॉपर की मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दिए। क्या बन गया ये, Cu2 पॉजिटिव अपनी आयनिक फॉर्म में, अपनी आयनिक फॉर्म में। भाई इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया अपने में से, और क्या रिलीज हो गए एज कॉपर के आयन। कहां चले गए ये, सॉल्यूशन में। कहां चले गए भाई ये, सॉल्यूशन में। यानी कि ये जो आयंस हैं ये मूव तो किए होंगे, लेकिन डिस्चार्ज इनमें से कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये एनोड खुद डिसॉल्व होगी बिटवीन दिस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में खुद आयंस देती जाएगी। तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, आयन में, और यहां पर कॉपर की मेटल हमें दिख जाएगी। अब ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनिएगा। कॉपर का एक आयन यहां पर गया, उसने एक आयन इसको दे दिया, दूसरा आयन गया, इसने दूसरा आयन भी इसको दे दिया। यानी कि थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन में से बहुत सारा कॉपर इधर चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोड बहुत सारी डिसॉल्व हो गई होगी। भाई डिसॉल्व भी तो हो रही है, मेटल आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी इट इज डिसॉल्विंग इन द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज डिसॉल्विंग। थोड़ी देर बाद ये एनोड का मास कम हो जाएगा, मास डिक्रीजेस, इसका मास क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज। ये भाई घुलती जाएगी, इसमें कॉपर की मेटल से कॉपर के आयंस बनते जाएंगे, घुलती जाएगी, तो इसका मास डिक्रीज। इस पर डिपॉजिट होता जाएगा कॉपर, तो इसका मास इंक्रीज। तो कैथोड का मास इंक्रीज होता जाएगा और एनोड का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एनोड का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब भाई इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका रोल हमें जब एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग या रिफाइनिंग, उसमें इनका बहुत रोल है। ध्यान से सुनो, घुल कौन सी रही है, कौन सी डिसॉल्व कर रही है, एनोड। एनोड डिसॉल्व करती है, और कैथोड पर नई चीज है जो वो लेयर पर बाय लेयर चढ़ती जा रही है।
एनोड डिसॉल्व होता जाता है और कैथोड का मास बढ़ता जा रहा, यानी कोई भी चीज जो लेयर पे लेयर बना रही वो किस इलेक्ट्रोड पर बना रही, कैथोड पर, और जो चीज डिसॉल्व हो रही वो कहां रखी हमने, एनोड पर। भाई जिस चीज की, अब भाई हमने इसके ऊपर सपोज करो कॉपर की लेयर, भाई ये इलेक्ट्रोड कॉपर की है, चलो मान लिया, इसके ऊपर एक और लेयर भी किसकी चढ़ रही, कॉपर की। तो यानी जिसकी हमें लेयर चढ़ानी, जिस इलेक्ट्रोड पे हमने लेयर चढ़ानी, वो इलेक्ट्रोड हम कौन सी बनाएंगे, कैथोड, क्योंकि कैथोड पर ही जाके ये चीज अपना गेन करेगी और मेटल में कन्वर्ट होगी। और जिसकी लेयर चढ़ानी है वो हम कहां पर रखेंगे, एनोड पर। भाई एनोड ही तो डिसॉल्व होके यहां पर अपनी लेयर बना रहा। ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा और ऑसम कंसेप्ट है ये। यहां पर कॉपर की इलेक्ट्रोड थी और यहां पर और कॉपर की लेयर बनती जा रही, यानी कि मैं किसके ऊपर लेयर बनाना चाहता हूं, सपोज मैं इस मार्कर के ऊपर लेयर बनाना चाहता हूं, तो ये मार्कर मैं एनोड पर रखूं कि कैथोड पर, कैथोड पर, क्योंकि इसी के ऊपर आके वो लेयर है जो वो बनती है। अच्छा, अब सपोज करो इसके ऊपर मैंने सिल्वर की लेयर बनानी है, सिल्वर की लेयर बनानी है, तो क्या मैं एनोड भी सिल्वर की ही रखूंगा, ऑब्वियसली, और इलेक्ट्रोलाइट भी सिल्वर का ही, क्यों, इसमें से सिल्वर के आयन कम हुए तो इसमें से सिल्वर के आयन यहां पर निकल जाएंगे और वो सारे कहां पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, कैथोड पर, और मार्कर के ऊपर कौन सी लेयर आ जाएगी, सिल्वर की। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो अभी मैंने बोला ये मैं अगली वीडियो में फिर से बोलूंगा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। भाई जिस चीज को हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, लेयर चढ़ानी है, ये मार्कर को मैंने कैथोड बनाया, जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी वो कैथोड, जिसकी लेयर चढ़ानी वो एनोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना वो भी वही जिसकी हमें इसके ऊपर लेयर चढ़ानी। अब इसी चीज को इसमें समझो, ये कैथोड है कौन सा, कॉपर का, मैंने इसके ऊपर कॉपर की ही लेयर चढ़ानी, तो मैंने सोल्यूशन भी किस तरीके का रखा, कॉपर का ही कोई सोल्यूशन रखा मैंने, कॉपर सल्फेट, और यहां पर एनोड भी कौन सी रखी मैंने, कॉपर की ही। तो जब भी यहां पे कॉपर के आयन कम हुए यहां पर आ गए, और यहां से सारे आयंस कहां पर चले गए, कैथोड पर, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ये भी मुझे वही सोल्यूशन रखना पड़ेगा जिसकी लेयर चढ़ानी है, और एनोड भी वही जिसकी लेयर मुझे इसके ऊपर चढ़ानी है। सेम प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, पहले इस सोल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू, ब्लू था, बाद में क्या होगा, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। भाई ध्यान से सोचो, इस वीडियो को पॉज करके 1 मिनट दो, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस वीडियो को पॉज करके 1 मिनट दो भाई, अच्छा क्या होगा, इस प्रोसेस को समझिए। ब्लू कलर फेड होगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ब्लू विल रिमेन ब्लू, सोल्यूशन का कलर वैसा का वैसा ही रहेगा। सोल्यूशन का कलर क्यों ब्लू है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। इन आयंस की मौजूदगी से इस सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्लू। अच्छा, अब अगर इसमें से एक कॉपर का आयन उधर जा रहा तो सॉल्यूशन में एक नया कॉपर का आयन कौन दे रही, ये इलेक्ट्रोड, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी एक कॉपर का आयन इधर गया, एक नया इसमें आ गया, तो कॉपर के आयन कभी भी खत्म नहीं होंगे, कॉपर के आयन कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो सॉल्यूशन का कलर क्या रहेगा, ब्लू। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट आपको जरूरी नहीं ऐसे दे भाई आपको सब कुछ मेंशन करे, भाई ये करना है और ये करना है, आपको कह सकते हैं ड्रॉ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू। अब ये आप सोचते रहो, अगर तो आप इनर्ट ले लोगे तो ब्लू तो फेड कर जाएगा, हमेशा आपको फिर वही कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ही लेना पड़ेगा, तो हम कौन सा लेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड। कब, जब ब्लू कलर हमें ब्लू ही रखना है, उसको फेड नहीं करना। अच्छा, अब एक चीज और समझिए भाई, H पॉजिटिव आयन ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्ट्रोलिसिस में, SO4 ने भी नहीं किया, OH ने भी नहीं किया। ऐसे आयंस जो कि सॉल्यूशन में तो मौजूद हैं, ऐसे आयंस जो कि सॉल्यूशन में तो मौजूद हैं लेकिन वो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे आयंस को हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। तो इस केस में ये सारे क्या हो गए, स्पेक्टेटर आयन, एक्सेप्ट फॉर कॉपर। कॉपर को छोड़ करके बाकी सारे आयंस क्या है भाई, स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर होते हैं जो आपके जैसे एग्जामिनेशन में कोई स्पेक्टेटर आ गया तो वो सिर्फ आपको देखते हैं, सो ये सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस को एंजॉय कर रहे हैं, हाँ हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है।
दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये बैठ के देख रहे हैं, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, ठीक है, ये सिर्फ देख रहे हैं उस चीज को। दीज आर स्पेक्टेटर आयंस। ये कौन से आयंस हैं भाई? दीज आर स्पेक्टेटर आयंस। ऑलराइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। अच्छा अब बताइए इनके इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, ना H डिस्चार्ज हुआ ना OH। तो हमें कोई ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल नहीं चाहिए जिसको हमें डिसोसिएट करके आयनिक इक्विलिब्रियम बनाना पड़े, तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं। कैथोड पर क्या हुआ? गेन करके मेटल बना, वो हमें रेडिश ब्राउन में दिख गया। यहाँ पर ये डिसॉल्व होती जा रही है। अंत में जब सारी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, इसकी एक पतली सी डंडी यहाँ पर आपको दिखेगी। ऊपर से तो भले ही मोटा हो, नीचे से आपको ऐसी पतली सी डंडी दिखेगी। और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ये वाली इलेक्ट्रोड आपको काफी ज्यादा हैवी दिखेगी नीचे से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सी लेयर डिपॉजिट हो चुकी है? कॉपर की। यहां से सारे के सारे कॉपर के आयन क्या आ चुके हैं? बाहर। ऑलराइट, इसका मास डिक्रीज, इसका मास इंक्रीज। ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलिए हम पहले सारी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे, अदरवाइज आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। सारी की सारी मेटल्स, भाई उसको समझने का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार याद हो जाए, अगर बाय चांस आप कहीं भूल जाएं तो। हमेशा मेटल्स और हाइड्रोजन, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, मेटल्स एंड हाइड्रोजन डिस्चार्ज एट कैथोड। बस यही आप एक स्टेटमेंट याद रखें, दूसरी चीज नोट पर जाएगी। मेटल का आयन हो या हाइड्रोजन हो, सिर्फ ये दो चीजें ही डिस्चार्ज होती हैं कैथोड पर। कहने का मतलब कभी भी आप OH नेगेटिव को कैथोड पर डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। मेटल्स और हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज हो सकती हैं एट कैथोड। भाई ये तो सिंपल सी बात है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल के आयंस पॉजिटिवली वही जाएंगे, और हाइड्रोजन भी H पॉजिटिव तो वो भी कैथोड की तरफ जाता। सो कई बार बुक्स वाले लिख देते हैं एक बार डैश करके, दे विल डिस्चार्ज एट डैश, तो ये डैश क्या है भाई? दिस इज कैथोड। ठीक है, ऑलराइट। सो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, जो कि कौन सी है? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ऑलराइट, सो by this we have completed the main you would say the chapter जिसके बारे में है इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया। In the next part we will discuss about the two concepts only, one is the electroplating and the second is electro refining। इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं ना आई तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं आएगी। भाई मैंने यही चीज अभी जो समझाई है वही मैं रिपीट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एनोड किसको बनाना है और कैथोड किसको बनाना है वो इसी वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। तो नेक्स्ट वीडियोस आप नीचे जो YouTube पे 2x मोड है कि मैं तेज तेज पढ़ाऊं, उससे भी आप उसको समझ पाएंगे। भाई कई बच्चे कह रहे हैं कि स्पीड स्लो है, तो भाई नीचे एक 2x का ऑप्शन है YouTube में, तो आप उस पे जाके क्लिक करेंगे तो मैं किच ऐसे करके पढ़ाऊंगा जिसको वो मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है। इट्स वेल एंड गुड। ऑलराइट, तो ये हमारे पास है अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों कर लिए हमने, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी और कॉपर इलेक्ट्रोड्स भी। ऑलराइट, सो बाय दिस वी विल कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर।